दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लगातार खराब होते हालात के बीच ये बड़ी खबर है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 17 अप्रैल को राज्यपाल फागू चौहान के नेतृत्व में आयोजित सर्वदलीय बैठक में मिले सुझाव के आधार पर परिस्थिति देखते हुए आगे का फैसला किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को संकेत माने तो अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार बड़े कदम उठा सकती है, मतलब कि बिहार में लॉकडाउन लग सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार कोरोना जांच पर बल दे रही है। जांच को लेकर सरकार की तरफ से लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं और अगर हालात नहीं सुधरे, इसी तरीके से बने रहे या फिर ज्यादा हो जाए तो फिर बिहार में लॉकडाउन की भी आशंका है, यानी कि बिहार में लॉकडाउन भी लग सकती है। दोस्तों देश में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है, जिसकी वजह से सभी राज्य के प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं। जी हां, केडीबी लाइव की खबर के मुताबिक बिहार में फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए अब कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। अब यात्रियों को यात्रा करने के 72 घंटे पहले की अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। जी हां, खासकर महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, दिल्ली और पंजाब से आने वाले यात्रियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अगर आप इन राज्यों में रहते हैं और बिहार में आना चाहते हैं तो आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी आप बिहार आ सकते हैं, तभी आप प्लेन में सफर कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्हें आने के बाद 10 दिनों तक होम क्वारंटाइन में भी रहना पड़ेगा। इस संबंध में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना एयरपोर्ट प्रशासन को पत्र भेजा है। डीएम ने एयरपोर्ट प्रशासन को भेजे पत्र में लिखा है कि जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेज हो गया है, जिसके कारण बिहार आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट दिखाने के बाद ही यात्रियों की बोर्डिंग की जाएगी। जी डीएम ने पटना एयरपोर्ट प्रशासन से कहा है कि वे ये जानकारी अपने स्तर पर इन राज्यों के एयरपोर्ट प्रशासन को भी दे दें, जिससे बाहर से आने वाले यात्री कोरोना रिपोर्ट साथ ला पाए। दोस्तों मुकद्दस महीना रमजानुल मुबारक के रोजे का इस्लाम धर्म में जहां अलग ही महत्व है, वहीं रोजा रखने के लिए नियत का भी होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बिना नियत के पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए गुजार दे तो फिर वह रोजा नहीं कहलाएगा। यह हर इबादत की सेहत के लिए नियत का होना शर्त है। हाफिज मोहम्मद खालिद ने मिस्कात शरीफ की पहली हदीस का हवाला देते हुए बताया कि हर काम नियत पर फैज होता है, इसलिए पाक माह रमजान के रोजे रखने के लिए भी नियत का होना बेहद जरूरी है। अलबत्ता नियत के अल्फाज जुबान से कहना जरूरी नहीं है, बल्कि सहरी में उठना और सहरी खाना भी नियत में शुमार है। हाँ, अगर जुबान से नियत कर लिया जाए तो बेहतर है। रमजान के महीने में रोजाना रोजे की नियत करना जरूरी है। एक दिन नियत कर लेना सभी रोजों के लिए काफी नहीं है। रमजानुल मुबारक के रोजे में इतनी नियत कर लेना काफी है कि आज मेरा रोजा है, बस इतना ही नियत करना है आपको। यह रमजान के पाक महीने में कोरोना के कारण मस्जिदें ज्यादातर खाली पड़ी है। आम दिनों में रमजान के समय रोजेदारों का हुजूम उमड़ पड़ता था। इस महीने में अल्लाह की तरफ से मिलने वाले नियामतों और रमजान की अहमियत बेमिसाल है। यहां रोजेदारों का पूरा दिन घर में अकीदत और इबादत के बीच गुजर रहा है। लोग नमाज और तिलावत में लगे रहते हैं। युवाओं के अलावा बुजुर्ग और बच्चे भी इबादत में शिरकत कर रहे हैं। दोस्तों देश के छोटे कारोबारियों के लिए सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है। ये स्कीम खाने पीने का कारोबार करने वाले लोगों के लिए है। जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, सरकार उन्हें मदद राशि देगी और ऐसे लोग घर बैठे अपना काम कर सकते हैं। इस योजना का नाम PMFME स्कीम है। इसे पीएम फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस कहा गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों के लिए यह स्कीम कारगर है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की ओर से ये योजना आगे बढ़ाई गई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये योजना शुरू की गई है ताकि छोटे कारोबार करने वाले लोग इसे अपना सके और अपना काम बढ़ा सके। सरकार को भरोसा है कि इस स्कीम के जरिए अर्थव्यवस्था में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख रोजगार पैदा होंगे। इस योजना से देश की 8 लाख कंपनियों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। एक सरकार
सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े लगभग 25 लाख कंपनियां मौजूद है और इस सेक्टर से 74% लोगों को रोजगार मिलता है। इनमें 66% यूनिट्स ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 80% यूनिट्स परिवारों द्वारा चलाए जाते हैं। इसे देखते हुए ये स्कीम छोटे कारोबारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इस स्कीम का फायदा उठाकर आप आम, लीची, टमाटर, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मोटे अनाज के प्रोडक्ट, मछली, पोल्ट्री और पशु चारा से जुड़े प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। इस स्कीम में एक जिला एक उत्पाद के तौर पर मार्केटिंग करने का फायदा मिलेगा, इससे बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्धमान दक्षिण में एक रोड शो में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जरिए लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करने के साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सोया हुआ राजकुमार भी करार दे दिया। 4 चरण बीत जाने के बाद और 5वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि बीजेपी भारी बहुमत से बंगाल में सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। यह बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने में मदद कर रहा है और इसका इशारा नंदीग्राम में हुए चुनाव में से मिल रहा है। ममता बनर्जी के जरिए खुद को बंगाल टाइगर कहने पर स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये तो हमको पता है कि बाघ इंसान को खाता है। अब खुद ममता बनर्जी अपनी तुलना उससे कर रही है तो हम क्या करें? हम क्या कहें? स्मृति ईरानी ने कहा है कि ममता दीदी अपने पिछले 10 साल के राज्य में बंगाल के गरीब परिवार के भविष्य को खा चुकी है। 10 साल के राज्य में गरीब परिवार के साथ अन्याय हुआ है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने ममता बनर्जी के जरिए बीजेपी पर तोड़ने और बांटने की राजनीति के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती है। अगर वे वाकई में सेक्युलर है तो फिर उनको जय श्री राम के नारे से आपत्ति क्यों है? उन्होंने कहा कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी क्योंकि मोदी राज में देश भर के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से पिछले 6 साल के दौरान पहली बार देश के 40 करोड़ लोगों का बैंक का खाता खुला, महिलाओं के खाते में पैसा गया। लेकिन ममता दीदी की चिंता इस बात की है कि कट मनी का जो पैसा उनके परिवार के पास आता था वह बंद हो जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार के दिशा निर्देश के बाद समाज कल्याण विभाग ने घर में रहने वाले लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए भेज रही है। योजना के तहत 14 लड़कियों को बेंगलुरु में स्थित यूरेडियन एकेडमी में हॉस्टल मैनेजमेंट की शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए भेजा है। वही 40 और लड़कियों को मई में भेजने की तैयारी कर ली गई है ताकि लड़कियां आत्मनिर्भर हो सके और हर लड़की खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए अब विभाग सभी लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण देगी। लेकिन कोरोना के कारण अभी ये लड़कियां बाहर नहीं जा पाएगी, लेकिन कोरोना के संक्रमण कम होने के बाद इन्हें बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। कुशल प्रोग्राम के तहत लड़कियों को प्रशिक्षण मिलेगा, वही लड़कियों का स्किल डेवलप किया जाएगा ताकि जब वे स्वरोजगार करें तो फिर उनके सामने बात करने और फिर अन्य तरह की परेशानियां न आए। दोस्तों, नए नोटिस के तहत पटना हाईकोर्ट 30 अप्रैल तक वर्चुअल चलेगा। जी हां, यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से कार्यक्रम होगा। पटना हाईकोर्ट में फिर से फिजिकल की जगह वर्चुअल कोर्ट शुरू किया गया है। जी हां, पहले हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक वर्चुअल कोर्ट का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नए नोटिस में अब 30 अप्रैल तक वर्चुअल कोर्ट से केसों पर सुनवाई का निर्देश जारी किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि बीते 4 जनवरी से फिजिकल कोर्ट की शुरुआत की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट में वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की गई है। साथ ही कोर्ट परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वही वर्चुअल कोर्ट से केसों पर सुनवाई किए जाने पर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने कहा है कि वर्चुअल कोर्ट कोई अस्थायी समाधान नहीं है। जी हां, ये टेम्पररी एडजस्टमेंट हो सकता है। दोस्तों, उत्तर बिहार में आज से आसमान में बादल छाए रहने के आसार हैं। वहीं 16 से 18 अप्रैल के बीच हल्की वर्षा या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के द्वारा अगले 18 अप्रैल तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है। 16 से 18 अप्रैल के बीच उत्तर बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के अनुमान है।
साक्षेप आर्द्रता सुबह में 50 से 60% तथा दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। जी मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है, जबकि मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में 16 अप्रैल को यानी कि आज पछिया हवा चलने की संभावना है। जी शिवहर जिले में तेज हवा बह रही है, इसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। अहले सुबह तल्ख तेवर के साथ धूप खिली है, लेकिन तेज हवा की वजह से गर्मी से राहत मिली है। वहीं दरभंगा जिले में गुरुवार की सुबह ही धूप निखिली हुई है। यही हाल किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के भी है। सुबह में हवा में थोड़ी नमी रही, इससे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही धूप तेज हुई गर्मी ने लोगों को खूब परेशान किया। दोस्तों देश के दूसरे राज्यों की तरह अब पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह बाहर से आए लोग हैं, जिन्हें यहां बीजेपी लेकर आई है। यह जलपाईगुड़ी जिले में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि हाल ही में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि भाजपा चुनाव प्रचार के लिए भारी संख्या में बाहरी लोगों को बंगाल बुला रही है। यह इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन दावों को लेकर भी आलोचना की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 100 सीटें बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। दोस्तों नेपाल को बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगी। जी हां, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड इसके लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार पहली लाइन 132 केवी के कटैया से कुशहा के बीच होगी। जी हां, इस मद में 3 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि दूसरी लाइन 132 केवीए में रक्सौल से परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइन होगी। जी हां, इस मद में 24 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च होंगे। ट्रांसमिशन लाइन की उपलब्धि पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बीते वर्ष में विद्युत क्षेत्र में कंपनी ने काफी उपलब्धियां हासिल की है। ट्रांसमिशन की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ है। इसी क्रम में नेपाल सरकार को बिजली देने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का सीधा अर्थ है कि बिहार की ट्रांसमिशन कंपनी गुणवत्तापूर्ण काम कर रही है। आपको बता दें कि बिहार की ओर से नेपाल को अभी 441 मेगावाट तक बिजली की आपूर्ति की जाती है। नेपाल को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में ट्रांसमिशन लाइन की अहम भूमिका है। इसलिए बिहार सरकार 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बिछा रही है। नेपाल के अनुरोध पर ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से इस परियोजना पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। दोस्तों बिहार में दिन प्रतिदिन जमीन की कीमत में वृद्धि हो रही है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में बिहार के 5 शहरों में जमीन की कीमत दोगुनी गति के साथ बढ़ रहा है, जिससे लोगों को जमीन खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहे हैं। जी हां, एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, दरभंगा में जमीन की कीमत सबसे ज्यादा गति के साथ बढ़ रही है। जी हां, यह जमीन की खरीद बिक्री भी तेजी के साथ हो रही है। लोग घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जमीन की खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 1 साल में पटना शहर के इलाकों में सबसे ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री हुई है। इस शहर में जमीन की औसत कीमत 50 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में पटना में जमीन खरीदना आम लोगों के लिए आसान नहीं होगा। वहीं राजगीर, भागलपुर, गया और दरभंगा में भी जमीन की रजिस्ट्री खूब हो रही है। लोग तेजी के साथ जमीन की खरीदारी बिक्री कर रहे हैं। इससे यहाँ की जमीन भी महंगी होती जा रही है। कुछ इलाकों में जमीन की औसत कीमत 30 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। दोस्तों दुनिया भर में रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। रमजान को रमादान और माह रमजान भी कहा जाता है, लेकिन इसी महीने में फ्रांस की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे मुस्लिमों में नाराजगी बढ़ गई है। जी हां, फ्रांस की सीनेट यानी कि संसद ने कट्टरपंथी इस्लाम पर लगाम कसने के लिए लाए गए एक बिल को मंजूरी दे दी है। फ्रांस की सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फ्रांस को कट्टरपंथी इस्लामवादियों से बचाना है। जी ये फ्रांस का कहना है, लेकिन आलोचकों का यह डर है कि यह कानून इस्लाम विरोधी हो सकता है। 2 सप्ताह की गहन बहस के बाद संसदों ने 109 के मुकाबले 208 वोटों से इसे पारित कर दिया है। गणतंत्र के सिद्धांतों के लिए सम्मान का समर्थन नाम के इस विधेयक को लेकर सीनेट में खूब बहस हुई, यानी कि संसद में खूब बहस हुई और फिर मतदान हुआ। जी फ्रांस के अखबार ले फिगारो के मुताबिक फ्रांस की नेशनल असेंबली के 7 सांसदों का एक आयोग गठित किया गया है, जो कि निचला सदन है। ये 7 सीनेटर अब इसे अंतिम रूप देने के लिए विधेयक के लिए आम सहमति बनाएंगे। जी फ्रांस के इस कदम से मुस्लिमों में नाराजगी बढ़ी है।
और कहा जा रहा है कि इसका मकसद मुस्लिमों को अलग थलग करना है। इसे लेकर फ्रांस में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। जी हां, वही सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक गणमान्यों और संगठन द्वारा अभद्र भाषा और कार्यों पर नकेल कसना है, जिन्हें फ्रांसीसी गणतंत्र के मूल्यों के रूप में देखा जाएगा, यह देखा जा रहा है। दरअसल इस बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे विवाद पैदा हो रहा है, जैसे स्कूल के पिकनिक पर जाने के दौरान बच्चों के माता पिता के धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक, स्विमिंग पूल में बुर्का पहनने, शादी समारोह में विदेशी झंडा लहराने पर रोक, सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर रोक आदि। इसके अलावा बिल में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट और बहुविवाह पर रोक लगाने जैसे प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही के अपने एक बयान में बांग्लादेश पर टिप्पणी की। जी अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश के गरीब लोग भारत आते हैं क्योंकि उनके पास अपने देश में खाने के लिए पर्याप्त सामान नहीं होता है। बंगाल में बीजेपी के आने के बाद ये घुसपैठी पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। जी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने बुधवार को कहा है कि बांग्लादेश के बारे में भारत के गृह मंत्री के पास ज्ञान सीमित है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस की टिप्पणी अस्वीकार्य है, खासकर तब जब बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध इतने गहरे हैं। इस तरीके की टिप्पणी गलतफहमी पैदा करती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन ने दावा किया है कि कई मामलों में हम भारत से बेहतर हैं। भारतीय मीडिया में प्रकाशित अमित शाह की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन की टिप्पणियां मंगलवार रात को आई। ए.के. अब्दुल मोमेन ने कहा है कि इस दुनिया में कई बुद्धिमान लोग हैं जो कुछ देखने के बाद भी नहीं देखना चाहते हैं। वे इसे जानने के बाद भी समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर उन्होंने यानी कि अमित शाह ये कहा है तो मैं कहूंगा कि बांग्लादेश के बारे में उनका ज्ञान सीमित है। जी हां, बांग्लादेश में भूख से किसी की जान नहीं जाती है। जी हां, बांग्लादेश के उत्तरी जिले में बस मौसमी गरीबी और भूख है। मोमेन ने कहा है कि हम भारत से कई मामलों में बेहतर हैं, जैसे भारत में 50% से ज्यादा लोगों के पास शौचालय नहीं है, जबकि बांग्लादेश में लगभग 90% लोग काफी अच्छे शौचालय का उपयोग करते हैं। दोस्तों, भारत में कोरोना मामले में रिकॉर्ड पीक के कारण सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के लिए बढ़ती अराजकता के बीच सरकार ने सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने और फिर कक्षा 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के स्वास्थ्य के बारे में चिंता जताई है। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए बुधवार को बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही है। जी हां, बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस बार स्थिति सामान्य हो जाने के बाद परीक्षा आयोजित की जा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पैर नीचे रखा और फिर स्पष्ट रूप से कहा है कि देश बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि वे निम्न हैं। दोस्तों, राशन कार्ड के जरिए ही सरकार अपने राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों को राशन मुहैया करती है। जी हां, राशन कार्ड के जरिए ही किसी गरीब को राशन दिया जाता है। राशन कार्ड का इस्तेमाल कई जगहों पर आईडी प्रूफ के तौर पर भी होता है। जी हां, उदाहरण के तौर पर एलपीजी कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आदि में। जी हां, इसे पते के प्रूफ के तौर पर भी मान्य किया जाता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राशन कार्ड हर किसी का नहीं बन सकता। जी हां, यह एक निश्चित आय वर्ग के लिए ही होता है, जिसकी सीमा अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। इसके अलावा आप राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम भी जोड़ सकते हैं। यदि आपके घर में भी कोई नया सदस्य शामिल है, यानी कि नया लोग है, जैसे कि परिवार में कोई बच्चा हुआ है या फिर नई बहू आई है, तो फिर आप उनका नाम राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको एक आसान से प्रोसेस को फॉलो करना होगा। जी हां, राशन कार्ड के नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आपको अपने आधार कार्ड में संशोधित करना होगा। जी हां, उदाहरण के तौर पर अगर कोई लड़की शादी के बाद अपना सरनेम बदलती है तो फिर उसे अपने आधार कार्ड में पिता की जगह पति का नाम भरना होगा और नए एड्रेस को अपडेट करना होगा। इसके बाद नए आधार कार्ड की डिटेल पति के एरिया में मौजूद खाद्य विभाग अधिकारी को देनी होगी। जी आप चाहे तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद भी नए सदस्य का नाम जुड़वा सकते हैं। इसमें आपको पुराने राशन कार्ड से नाम हटाकर नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। इन सब के लिए आपका नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। इसके लिए आपको राज्य की खाद्य आपूर्ति ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
दोस्तों, रमजान के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, रमजान पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे पाक महीना होता है। जी हाँ, पाक समय होता है। इस मौके पर लोग जिंदगी की खुशहाली और अपनों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं। रमजान के इसी पाक महीने में आज हम आपको एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के तौर पर जानी जाती है। जी हाँ, इस मस्जिद को अल हरम मस्जिद के तौर पर जानते हैं और यह सऊदी अरब में है। जी हाँ, मस्जिदुल हरम सऊदी अरब के प्रांत मक्का में है और यह काबा को घेरती है। जी हाँ, यही वह जगह है जहां पर मुसलमान हर साल हज के लिए आते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के साथ ही 8वीं सबसे विशाल इमारत होने का दर्जा हासिल है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में मस्जिद में कई बदलाव हुए हैं। इस पर कई खलीफा, सुल्तान और राजाओं का राज रहा है, लेकिन अब इस मस्जिद पर सऊदी अरब के राजा का नियंत्रण है। जी हाँ, वह इस मस्जिद की जिम्मेवारी संभालते हैं। यह मस्जिद 3,56,000 वर्ग मीटर के इलाकों में फैले हुए है, यानी कि मस्जिद एक दो नहीं बल्कि पूरे 88 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। जी हाँ, 24 घंटे तक खुली रहने वाली इस मस्जिद को बनाने में 6,70,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। मस्जिद में पूरी 9 मीनारें हैं और एक मीनार की ऊंचाई औसतन 292 फीट या 89 मीटर है। इस मस्जिद की क्षमता 9 मिलियन लोगों की है, यानी कि हज के दौरान यहाँ पर 4 मिलियन यानी कि पूरे 40 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं एक साथ। सन 1570 में सुल्तान सलीम ने मस्जिद के रेनोवेशन का काम मीमार सिमाम को सौंपा था। सन 1621 और सन 1629 में बाढ़ की वजह से काबा और मस्जिद को काफी नुकसान हुआ था। सन 1629 में सुल्तान मुराद सिर्फ के शासन में मस्जिद को फिर से रेनोवेशन किया गया था। उस समय मस्जिद में नया पत्थर लगा और फिर 3 और मीनारों का निर्माण किया गया। इसके साथ ही मीनार की संख्या 7 पहुंच गई थी। पिछले 3 सदियों से मस्जिदों को रेनोवेशन नहीं किया गया। यह साल 1955 से 1973 के बीच रेनोवेशन के बड़े कामों को अंजाम दिया गया। इस दौरान 4 और मीनार जोड़ी गई। यह छत की मरम्मत हुई और फर्श पर आर्टिफिशियल स्टोन और संगमरमर का काम किया गया। 20 नवंबर 1979 में इस मस्जिद पर सैकड़ों हथियारबंद लोगों ने हमला किया और हजारों लोगों को बंधक बना लिया था। 14 दिन तक लोगों को बंधक बनाए रखा। हमलावरों के खिलाफ अल हरम मस्जिद में सैन्य कार्रवाई की गई। इसके बाद सऊदी अरब की सूरत ही बदल गई। 20 नवंबर 1979 को दुनिया भर से लाखों की संख्या में मुस्लिम मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। नमाज खत्म होते ही सैकड़ों हथियारबंद लोगों ने इस पर हमला कर दिया था। 14 दिन तक चलने के बाद 4 दिसंबर को यह लड़ाई खत्म हो गई थी। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यह खास तौर पर राजधानी पटना में जिस गति से कोरोना संक्रमित के आंकड़े बढ़े हैं वह काफी भयावह है। यह आलम यह है कि यहाँ के शमशान घाटों पर चिता की आग ठंडी नहीं हो रही है। सब जलाने वाले की कतार लगने लगी है। यह मरीजों की संख्या में वृद्धि के साथ ही सरकार की व्यवस्था की खामियां भी अब लगातार सामने आ रही है। यह प्रवासी मजदूरों का बिहार आने का तांता लगा हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से लौटे रहे लोगों में से सैकड़ों की संख्या में कोरोना संक्रमित भी बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती यह है कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करके सूबे की अर्थव्यवस्था को फिर से कैसे सुचारू रखी जाए। इन सब चुनौतियों के बीच सीएम नीतीश कुमार के पुराने मित्र और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने उन्हें पत्र लिखा है कि जो काफी चर्चा में है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि नीतीश जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाए। नरेंद्र सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि बिहार में कोरोना के बढ़ते हालात से आप अवगत हैं। पूरे बिहार इस महामारी की चपेट में है। उचित उपचार के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। मैं ये पत्र आपको आलोचना के लिए नहीं बल्कि कोरोना नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूं। नीतीश जी, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना को लेकर जब इतिहास लिखा जाए तो फिर आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जाए, क्योंकि बिहार में कोरोना को लेकर सरकार जो काम कर रही है वह नाकाफी है। दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लालू यादव जितने अनोखे हैं उनके समर्थक भी उतने ही अनोखे हैं। वहीं अपने नेता के प्रति प्यार जताने का उनका तरीका उससे भी अनोखा है। यह ताजा मामला बिहार के वैशाली जिले से सामने आया है, जहां एक दूल्हा लालू यादव का फैन निकला। यह दूल्हे ने अपने शादी के कार्ड में लालू यादव की तस्वीर छपवाई और बीमार आरजेडी सुप्रीमो की रिहा की मांग की। वहीं इस अनोखे कार्ड को उसने आरजेडी के कई बड़े नेता और राबड़ी आवास तक पहुंचाकर उन्हें शादी में आमंत्रित
भी किया है। वैशाली के रहुआ गांव में रहने वाले पवन कुमार यादव की शादी 23 अप्रैल को होनी है। इसको लेकर कार्ड छपवाई गई है जिसमें उसने गणेश भगवान की जगह लालू यादव की फोटो छपवाई गई है। वहीं कार्ड पर रिलीज लालू यादव का स्लोगन लिखकर उनकी रिहाई की मांग भी की गई है। इस संबंध में पवन यादव ने बताया कि लालू यादव सबको लेकर चलने वाले नेता हैं, वो गरीबों को देखने वाले हैं। इसी वजह से उसने अपनी शादी के कार्ड के माध्यम से लालू यादव की रिहाई की अपील की है। समर्थक पवन यादव ने यह भी बताया कि गरीब परिवार से हैं, उसका ऊपर अफसरों तक पहुंच पाना मुश्किल है, इसीलिए उसने अपने नेता की रिहाई के लिए यह रास्ता चुना है। दोस्तों, बिहार आने वाले लोगों के सामने एक बड़ी परेशानी और खड़ी हो गई है। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले तक के आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। यह बिहार सरकार ने बिहार में लौट रहे प्रवासी लोगों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया है। देश और खासकर बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों ने राज्य सरकार की परेशानियों को काफी हद तक बढ़ा दिया है। बिहार में पिछले 3 दिनों में 3000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि अकेले पटना में 1200 से 1500 तक के पॉजिटिव मरीज रोज मिल रहे हैं। बिहार सरकार की मुसीबतों को पंजाब, केरल और महाराष्ट्र आने वाले हवाई यात्री ने और अधिक बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों में पॉजिटिव की संख्या हजारों में है और इन राज्यों में बिहार के रहने वाले लोग लौट रहे हैं। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। ये ईवीएम मॉडल को लेकर राज्य एवं केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच पिछले 2 महीनों से जारी विवाद पर विराम लग गया है। ये दिल्ली में बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दोनों आयोगों ने तय किया है कि विवाद को अदालत के बाहर ही सुलझाया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को दोनों आयोग के बीच एक और बैठक होगी, जिसमें यह तय हो जाएगा कि ईवीएम के किस मॉडल से पंचायत चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद कभी भी चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। जी हाँ, वैसे जानकारी है कि अब तक अपनी जिद पर अड़े राज्य निर्वाचन आयोग बैकफुट पर आ गया है। जी हां, और वह मॉड्यूल 2 से चुनाव कराने के लिए सहमत हो गया है। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नई दिल्ली की बैठक में भाग लेने के लिए गए आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि बैठक सकारात्मक रही। बुधवार को निर्णायक बैठक हुई, जिसमें यह तय हो गया है कि अदालत के बाहर ही मामला को सुलझाया जाएगा। कल हम फिर से बैठक करेंगे, जिसमें यह तय हो जाएगा कि ईवीएम का कौन सा मॉडल ज्यादा बेहतर है। इस दौरान केंद्रीय आयोग के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सारे मुद्दों पर विमर्श होगा। हमारा मकसद पंचायत चुनाव कराना है। दोस्तों, पेटीएम ऐप ग्राहकों को एलपीजी गैस सिलेंडर की खरीद पर लगभग 800 रुपए का कैशबैक दे रही है। यानी कि 809 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर आपको महज 9 रुपए में मिल सकता है। जी हां, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत हुई है। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपए की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम के एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम घटकर 809 रुपए हो गए हैं। तो आपके पास शानदार मौका है। जी हां, सस्ते में घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 809 रुपए वाला गैस सिलेंडर केवल 9 रुपए में मिल सकता है। यह पेटीएम ने कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है। इस कैशबैक ऑफर के तहत अगर कोई ग्राहक गैस सिलेंडर बुक करता है तो उसे 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। आपको बता दूं कि पेटीएम का यह ऑफर 30 अप्रैल 2021 तक के लिए है। इसका मतलब यह है कि इस महीने में आपके पास सस्ता एलपीजी खरीदने का मौका है। पेटीएम के इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में पेटीएम ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद गैस एजेंसी से सिलेंडर बुक कराने के लिए पेटीएम ऐप में स्लो मोर पर जाना होगा, फिर रिचार्ज एंड पे बिल पर जाना होगा। इसके बाद बुक ए सिलेंडर का ऑप्शन दिखेगा। यहां अपने गैस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना होगा। जी हां, बुकिंग करने से पहले आप फर्स्ट एलपीजी का प्रोमो कोड डालना होगा। यह बुकिंग के 24 घंटे के भीतर कैशबैक का स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। इस स्क्रैच कार्ड का 7 दिनों के भीतर इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद आपको 809 रुपए वाले गैस सिलेंडर महज 9 रुपए में मिलेगा। 800 रुपए आपको कैशबैक मिलेगा। दोस्तों, बिहार में कोरोना फैलने की रफ्तार तो काफी तेज है, लेकिन नीतीश सरकार के दावे को मजबूत करने वाला पूरा तंत्र सुस्त दिख रहा है। जी हां, यहां तक कि कोरोना जांच का सरकारी सिस्टम आरटीपीसीआर टेस्ट के नतीजे में ही 4-5 दिन का वक्त ले रहा है। बिहार में कोरोना के मौजूदा आंकड़े रिकॉर्ड तेजी से हैं। जी हां, और रोज नई ऊंचाई छू रहे हैं, लेकिन इससे निपटने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। जी हां, जबकि बिहार में अस्पताल खाना खुद की दुर्दशा कराने के बराबर है, लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ है। इन सब के पीछे बिहार का स्वास्थ्य बजट है। पिछली
पिछली बार की तुलना में बिहार बजट बढ़ा तो जरूर, लेकिन इलाज, दवाओं और मैन पावर बढ़ाने के नाम पर महज 927 करोड़ ही बजट दिखे। जी हां, साल 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग को 13,264 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया। इस बजट में से 6,900 करोड़ योजनाओं पर खर्च किए जाने हैं। जी हां, वही 6,300 करोड़ स्वास्थ्य संबंधित निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होना है। बिहार में स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति और जनसंख्या के इलाज से यह प्रस्ताव राशि ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है। बजट में ऐसे अहम क्षेत्रों को अनदेखा किया गया है जिन्हें यह राशि की ज्यादा जरूरत है। जी हां, मसलन डॉक्टरों की भर्ती, दवाओं की आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना शामिल है। मतलब जो बजट अलॉट किया गया है उससे कोरोना को हराना मुश्किल है। जी हां, बजट पेश करते हुए सरकार ने आंकड़े बताते हुए कहा था कि पिछले साल के मुकाबले बजट 21% ज्यादा है, लेकिन इनमें बड़ी राशि अस्पतालों के निर्माण पर खर्च हो रही है। जी हां, नए बनने वाले अस्पतालों से ज्यादातर अस्पताल पटना और आसपास के इलाकों में बन रहे हैं। सबसे अधिक राशि पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच को विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने के लिए खर्च होने वाली है। इसके लिए कुल 5,540 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह राशि ही इस साल के कुल स्वास्थ्य बजट का 42% है। पटना के ही एक अन्य अस्पताल एनएनजेपी अस्पताल को 400 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए 215 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फंड खर्च हो रहा है। दोस्तों, जब भी हमें नया एलपीजी गैस कनेक्शन लेना होता है तब जिस डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है एड्रेस प्रूफ। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है तब भी आप गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। कुछ समय पहले तक वही लोग गैस कनेक्शन ले सकते थे जिनके पास एड्रेस प्रूफ रहता था, लेकिन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अब ये नियम समाप्त कर दिया है। जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन से फॉर्म डाउनलोड करें। जी, अपना केवाईसी फॉर्म नजदीकी एलपीजी केंद्र पर जमा करें। जनधन बैंक, घर के सभी सदस्यों के अकाउंट नंबर जैसी जरूरी जानकारी अपडेट कर लें। यह 14 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए आपको यह जानकारी देनी होगी। इंडियन का गैस सिलेंडर बुक करने का तरीका बहुत आसान है। आप घर बैठे एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इंडियन के एलपीजी सिलेंडर को बुक करने के लिए देश में कहीं से भी 8454955555 नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। यह व्हाट्सएप के जरिए भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।